गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का बच्चों मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन संगठन के प्रकार। तो संगठन जो कि प्रबंध कार्य है, तो संगठन के अगर हम प्रकार देखें तो मुख्य रूप से संगठन दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम औपचारिक संगठन कहेंगे, जबकि दूसरा संगठन हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम अनौपचारिक संगठन कहेंगे। तो औपचारिक संगठन की अगर हम बात करें तो सामान्यतः प्रबंध के क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करते हैं औपचारिक संगठन में रहकर ही कार्य करते हैं। औपचारिक संगठन व्यक्तियों द्वारा बनाया गया एक संगठन होता है जिसमें परस्पर व्यक्ति श्रम विभाजन के आधार पर उनके कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो औपचारिक संगठन का आशय एक ऐसे संगठन से है जिससे प्रत्येक संगठन के अधिकारी कर्मचारियों के बीच अधिकार दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होता है और जिसको देखते ही संगठन संरचना से ये पता लग जाता है कि कौन अधिकारी किस अधिकारी के अधीनस्थ कितने कर्मचारी किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। तो संगठन संरचना की औपचारिक संगठन का हम देखें तो इसका निर्माण समूह में रहकर प्रबंधक द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन की हम दूसरा संगठन जो हम देखेंगे उसका निर्माण स्वतः ही हो जाता है। तो औपचारिक संगठन का आशय ऐसे संगठन से लगाया जाता है जहाँ पर प्रत्येक प्रबंध के अधिकार कर्तव्यों दायित्वों की स्पष्ट सीमा होती है तथा प्रत्येक अधिकारी के अंतर्गत कार्य अधीनस्थों की अधिकार दायित्वों का स्पष्ट वर्णन उसमें दिया हुआ होता है, जिसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि कौन अधिकारी और कौन अधीनस्थ किसके साथ में कार्य कर रहा है। तो औपचारिक संगठन का जो उद्देश्य होता है वो संस्था के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए कार्य करना होता है। सामूहिक प्रयासों के द्वारा औपचारिक संगठन में कर्मचारी और मिलकर कार्य करते हैं ताकि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब औपचारिक संगठन की विशेषताएं देखें तो औपचारिक संगठन पूर्ण और व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और इसमें श्रम विभाजन के सिद्धांत का पालन किया जाता है, क्योंकि श्रम विभाजन के आधार पर ही औपचारिक संगठन में कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है कि कौन अधिकारी किस कार्य को किस प्रकार करेगा। तो श्रम विभाजन के गुण औपचारिक संगठन में पाए जाते हैं। दूसरी बात जो हमें देखनी है, औपचारिक संगठन में आदेश निर्देश का जो हम क्रम देखें ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर से सदैव अधिकार नीचे की ओर होते हैं, जिसके माध्यम से अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसके माध्यम से अधीनस्थ अपने कार्य को करते हैं और अधीनस्थ अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए अपने अधिकारी के प्रति जिम्मेदार माने जाते हैं। और इस प्रकार के संगठन को हम चार्ट और संगठन पुस्तिकों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इसमें ऊपर से नीचे की ओर अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है, क्योंकि अधिकारी अपने आदेश निर्देश का प्रसारण करके अधीनस्थ से कार्य करवाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है और प्रत्येक स्तर पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो अपने अपने कार्यों के लिए अपने अधिकारी के प्रति जवाबदेही उत्तरदायी माने जाते हैं। अगर हम औपचारिक संगठन की अगर बात करें तो औपचारिक संगठन का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो यह होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के कार्य का दायरा नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को अधिकार दायित्व दिए जाते हैं, वो अपने अपने कार्यों को अपने वर्गीकरण के हिसाब से करते हैं। तो इससे हमें कार्यों का दौरा होने से ना होने से साधनों का समय की बचत होती है। दूसरी बात, इस संगठन के द्वारा हमें विशिष्टीकरण के लाभ मिलते हैं जो कि संस्था के हित में होते हैं। विशिष्टीकरण के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाएगा जो कि अच्छे से करने में सकुशल होगा। तो इस तरह से संसाधनों का अपव्यय भी रुकता है और संस्था को अच्छी किस्म की जो उत्पाद बनाने में सफलता मिलती है। और तीसरी बात जो है इसका सबसे बड़ा गुण वो ये है कि इस प्रकार के संगठन किसी भी प्रकार का विचार मतभेद आपसी मतभेद नहीं होता। सभी कर्मचारी मिलकर एक दूसरे के साथ परस्पर विभागों में जुड़कर कार्य करते हैं, क्योंकि प्रत्येक विभाग का कार्य एक दूसरे विभाग के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें कर्मचारियों के मध्य मधुर आपसी संबंध बने रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। संगठन का प्रत्येक व्यक्ति अपनी विकास की योजना स्वयं बना सकता है और इस हेतु अपनी निश्चित दिशा में अपना कार्य करता है। तो इस प्रकार का संगठन देखिए तो इसमें पदोन्नति का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट अधिकारियों उच्च अधिकारी का स्पष्ट वर्गीकरण हमें स्पष्ट संगठन चार्ट के माध्यम से दिखाई देता है। तो औपचारिक संगठन में रहकर संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। और दूसरा संगठन जिसमें हमारा हुआ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनौपचारिक संगठन।
अनौपचारिक संगठन की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक संगठन संस्था के विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत अभिवर्ती भावनाएं, पसंद नापसंद के आधार पर स्वतः ही बल का निर्माण होता है। क्योंकि जब व्यक्ति कार्य करता है जो अकेला नहीं रह सकता, समाज में सभी मिलकर समूह में रहते हैं। इसी प्रकार जब कर्मचारी कार्य करता है तो कर्मचारियों के कार्य स्तर पर भी उनके समूह में आपसी विचार, भावना, पसंद नापसंद के हिसाब से उनके समूह बन जाते हैं। उनके माध्यम से एक संगठन का निर्माण होता है, उसे हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। तो अनौपचारिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर निरंतर संबंध स्थापित करता रहता है और अपनी संस्था के मध्य अपने आपसी विचार विमर्श, अपने अच्छे व्यवहार, अपने आपसी तालमेल से अपने संगठन का निर्माण करता है। और हम बात करें तो औपचारिक संगठन में प्रत्येक संस्था में अपने आप बनाए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन स्वतः ही बन जाते हैं। तो उसका कारण होता है क्योंकि व्यक्ति या सामाजिक प्राणी में समाज से जुड़ा रहना चाहता है, समाज में रहकर वो कार्य करता है। तो इसके लिए वे अपने स्वतः संबंधों के आधार अपने एक संपर्क सूत्र के माध्यम से अपने संगठन बना लेता है, उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। तो अनौपचारिक संगठन की हम बात करें तो इसका निर्माण पुनः किसी पूर्ण नियोजन के स्वतः ही होता है और आपसी बीच संबंधों पर इसका जो ढांचा संरचना टिकी हुई होती है। हमारे आपसी संबंध, प्रेम, सौहार्द, इतने अच्छे मजबूत संबंध होंगे उतने औपचारिक संगठन हमारा फूलेगा। तो अगर हम देखें तो संस्था में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संगठन की आवश्यकता महसूस की जाती है। औपचारिक संगठन को बनानी ही है, लेकिन अनौपचारिक संगठन जब व्यक्ति के बीच में बन जाते हैं तो व्यक्ति में मन लगाकर कार्य करता है। उनके आपस में सुरक्षा की भावना, सहयोग और प्रेम की भावना का सर्जन होता है। वो आपस में मिलकर आपसी सहयोग, क्योंकि आज जो कर्मचारी कार्य करता है तो वो एक कार्यस्थल उसके लिए परिवार बाती होता है। उस परिवार में उसको जितना अपनत्व, प्रेम, मान सम्मान